हाय हेलो एवरीवन। सो एमएसएमई लेंडिंग स्पेस से एक और प्लेयर है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे रहे थे इस कंपनी के भी। ऑलमोस्ट 40% का लोन बुक ग्रोथ किया इस कंपनी ने पूरे FY24 के अंदर। मार्जिन्स अगर हम देखें तो मार्जिन्स थोड़े से कम हुए थे बिकॉज कंपनी का फोकस है आज के टाइम पे कि आरओई को बढ़ाना है, अपना लिवरेज इंक्रीज कर रही है कंपनी। तो मार्जिन्स थोड़े से कम हुए थे। लेकिन आरओई का नंबर बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है इस कंपनी के लिए पिछले कुछ टाइम में। 18% से भी ज्यादा का आरओई नंबर हुआ है। और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है इस कंपनी की। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट ग्रोथ किया था इस कंपनी ने पूरे FY24 के अंदर। सो रिजल्ट काफी अच्छे रहे। अभी कॉन कॉल से हमको आइडिया लगेगा कि FY25 के अंदर कंपनी का क्या गाइडेंस है एंड एज ए इन्वेस्टर हम इस बिजनेस से, इस स्टॉक से नियर टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ग्रोथ वगैरह इस बिजनेस की रहने वाली है। सो कॉन कॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट बता रही है कि कितना रैपिडली इन्होंने एक्सपैंड किया पूरे FY24 के अंदर। ऑलमोस्ट 147 नए ब्रांचेस इस कंपनी ने ओपन किए इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से 40 ब्रांचेस जो हैं वो इन्होंने फोर्थ क्वार्टर के अंदर ओपन किया है। तो ब्रांच एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव किया है इस कंपनी ने। देन कंपनी कह रही है कि दो बेसिस पे हम अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड करते हैं। पहला होता है कि जो नया ब्रांच हम ओपन कर रहे हैं तो एक तो वो हो गया। दूसरा ब्रांच एक्सपेंशन होता है हमारा क्लस्टर बेस्ड। तो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे कंपनी बेसिकली क्या करती है, जो भी इनका एक ब्रांच है जिसका साइज बहुत बढ़ जाता है उसको डी रिस्क करने के लिए कंपनी स्प्लिट कर देती है उस ब्रांच को। फॉर एग्जांपल कंपनी का कहना है कि किसी भी एक ब्रांच के अंदर जब हमारे टोटल नंबर ऑफ लोन अकाउंट 2500 से ज्यादा हो जाते हैं, 2500 या उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो हम या फिर उसका उस ब्रांच का टोटल लोन बुक जो है वो 50 करोड़ के आसपास हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उस ब्रांच को स्प्लिट कर देते हैं दो या फिर तीन ब्रांचेस में डिपेंडिंग अपॉन एरिया। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 किलोमीटर के आसपास में कोई और ब्रांच नहीं है तो कंपनी उसको तीन ब्रांचेस में स्प्लिट कर देती है, अदरवाइज दो ब्रांचेस में उसको स्प्लिट कर देती है। क्यों करती है? बिकॉज जब भी साइज बढ़ जाता है, मतलब नंबर ऑफ लोन अकाउंट अगर आप देखो 2500 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये कोई बैंक तो है नहीं, ये एक छोटी सी एनबीएफसी है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंपनी का। प्लस कंपनी का कहना है कि पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं बाकी एनबीएफसीज के साथ में, स्पेशली अगर आप पीएसयूज के जो एनबीएफसीज हैं जैसे कैनफिन होम्स हैं और ऐसे एक दो एनबीएफसी है, उनमें पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं कि उनके किसी ब्रांच में फ्रॉड वगैरह का केस हुआ है और उसको मैनेज करना क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपर मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज साइज बहुत बढ़ गया है हर एक ब्रांच का, तो इतना ग्रैनुलर लेवल पे उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कंपनी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती है कि जब भी किसी ब्रांच का साइज बढ़ जाता है उसको ये स्प्लिट कर देते हैं। तो ये दो एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है इस कंपनी की। इन दोनों को मिला करके कंपनी ने 147 नए ब्रांचेस ओपन किए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब कंपनी कह रही है कि एम्प्लॉयज भी हमने बढ़ाया है, बिकॉज ब्रांच आप ज्यादा ओपन करोगे तो आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए। तो टोटल इन्होंने 975 नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लास्ट ईयर से ये ज्यादा है, लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 100 नंबर ये ज्यादा है। 825 एम्प्लॉयज थे पिछले साल, तो 150 नंबर इनफैक्ट ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसका वही रीजन है कि ब्रांचेस आपके बढ़ गए। पिछले साल इन्होंने हार्डली 73 ब्रांचेस ओपन किए थे, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ब्रांच एक्सपेंशन डबल हो गया, इसीलिए एम्प्लॉय एडिशन भी कंपनी को डबल करना पड़ा है। अब आपने ब्रांचेस ज्यादा ओपन किए, आपने एम्प्लॉय ज्यादा हायर किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कंपनी का ओपेक्स टू एयूएम देखोगे तो वो इनफैक्ट वाई बेसिस पे और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो इंप्रूव हुआ है। इसका इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नए एरियाज में जा रही है, नए ब्रांचेस लगा रही है, लोन बुक की ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट को अच्छे से मैनेज किया इन्होंने। और ये एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन कॉस्ट को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो ये काफी अच्छा काम किया इन्होंने। इसीलिए कंपनी क्या कह रही है कि यहाँ पे हमें ये चीज समझ आती है कि हम कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करने लग गए हैं अब। इसीलिए इंक्रीमेंटली आगे भी हमारा जो ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है वो यही रहेगी। मतलब FY25 के अंदर भी हम यही टारगेट रख रहे हैं कि 80 से 100 के बीच में हम नए ब्रांचेस ओपन करेंगे, एम्प्लॉयज भी हायर करेंगे, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जो ओपेक्स है हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो ये इनका एक्सपेंशन का प्लान है। देन कंपनी का कहना है कि कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आप नॉर्मल कलेक्शन एफिशिएंसी भी इस कंपनी का देखोगे तो वो भी 99% है। प्लस यूनिक कस्टमर कलेक्शन एफिशिएंसी भी अगर हम देखें तो वो भी 97.5% है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हुई है।
अब ये यूनिक कस्टमर कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मई के मंथ में मुझे 100 रुपीज कलेक्ट करना था और मैंने वो उसमें से 99 रुपीज जो है वो कलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा हो गया यूनिक कस्टमर कलेक्शन एफिशिएंसी। बट मई के मंथ में कुछ अप्रैल की भी कुछ पेंडिंग थी, मतलब अप्रैल में भी कुछ कस्टमर्स ने मुझे अपना ईएमआई वगैरह देना था, बट अप्रैल में उनका ड्यू रह गया। अब वो जो पेंडिंग ईएमआई था वो भी मैंने मई में कलेक्ट किया, प्लस जो मई का ड्यू था वो भी कलेक्ट किया, तो ये हो गया आपका टोटल कलेक्शन एफिशिएंसी। अब वैसे लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप पास्ट वाला कलेक्ट नहीं करोगे तो भी तो आपका एनपीए बढ़ जाएगा। तो दोनों ही पैरामीटर पे अगर हम देखें 5 स्टार का कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छा है। यूनिक कस्टमर कलेक्शन एफिशिएंसी से आपको क्या पता चलता है कि इंक्रीमेंटली इस कंपनी का जो एनपीए बढ़ने का चांस है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि इनका अगर आप 30 प्लस डीपीडी भी देखते हो, मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मिनिमम 2 ईएमआई मिस करी है अपनी, 3 ईएमआई मिस करने पे एनपीए हो जाता है, तो वो भी इस कंपनी का इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पिछले साल मार्च में 10% था इनका 30 प्लस डीपीडी, अब ये नंबर इंप्रूव होकर के 7.5% हो गया। तो उसका मतलब कंपनी जो कस्टमर 1-2 ईएमआई मिस कर भी रहे हैं उनसे भी टाइमली रीपे कर रही है। सो अगेन वही इंटरप्रिटेशन हुआ कि फ्यूचर में एनपीए बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि एनपीए एकदम से बढ़ जाएगा, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी स्टेबल रहने के चांसेस है। देन कंपनी कह रही है कि एज यूजुअल अगर आपका लोन बुक का ग्रोथ अच्छा रहता है, जो कि इनका 40% रहा है, और अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा रहता है, तो उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है? आपके प्रॉफिट के ऊपर। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 30% रहा है, 30% से इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है पूरे FY24 के अंदर। अब इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला कंपनी को? बिकॉज इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन भी तो किया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना नंबर ऑफ ब्रांचेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एम्प्लॉयज भी ज्यादा हायर किए हैं, प्लस 5 स्टार ने टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सेल्स फोर्स वगैरह इंटीग्रेट किया है इन्होंने, तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ी है, इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। बट स्टिल ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें तो लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी है और पैड ग्रोथ भी कंपनी का काफी अच्छा रहा है। देन कॉस्ट अगर आप देखोगे कंपनी का, बोरोइंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 9.58% के आसपास है। एंड कंपनी कह रही है कि जिस तरीके का हमारा डिसबर्समेंट चल रहा है, डिसबर्समेंट इस कंपनी का 44% से ग्रो हुआ है, तो कंपनी कह रही है कि लोन बुक की ग्रोथ जो है हमारी वो 30% से ज्यादा ही रहने चाहिए आने वाले टाइम में भी। मतलब गाइडेंस क्या दिया है इन्होंने FY25 के लिए कि 30% से ज्यादा का लोन बुक हम ग्रो करने का टारगेट देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। देन यील्ड अगर आप देखोगे 5 स्टार का तो 24-25% के आसपास होता है, मतलब इतना ये लगभग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को। और अगर हम इनका कॉस्ट ऑफ फंड देखते हैं तो वो आज के टाइम पे 9.64% है, तो स्प्रेड ओवरऑल 14.5% के आसपास है कंपनी का, जो कि काफी अच्छा है, बिकॉज कंपनी लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से डील करती है, तो इसलिए ये ज्यादा यील्ड वहां पे चार्ज कर सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का अच्छा रहा है, लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 38% था इनका कॉस्ट टू इनकम, इस साल ये इंप्रूव होकर के 35% पे आ गया, और कंपनी बोल रही है कि आगे के लिए ये 35 से 37% के रेंज में रहना चाहिए। ग्रोथ हमारी कंटिन्यू रहेगी, हम नए ब्रांचेस ओपन करेंगे, एम्प्लॉयज हायर करेंगे, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करेंगे, लोन बुक की ग्रोथ करेंगे, और इनके बाद भी कॉस्ट टू इनकम को इसी रेंज में मेंटेन रखेंगे, 35 से 37% के बीच में। और इसके साथ में क्या होगा, आरओए का नंबर अगर आप देखो 5 स्टार का सुपर एफिशिएंट आरओए है इस कंपनी का, 8.5% के आसपास का आरओए का नंबर है। एनबीएफसी सेक्टर में अगर हम एक एप्टस वैल्यू हाउसिंग कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, बिकॉज वो हाउसिंग लोन के साथ में एसएमई लोन भी देता है, तो उसका आरओए एक 8% के ऊपर है। अदरवाइज हार्डली कोई और एनबीएफसी है 5 स्टार के अलावा जिसका आरओए आपको 8% के आसपास भी मिलेगा। तो 5 स्टार का आरओए जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये एक्चुअली आपको एफिशिएंसी शो कर रहा है इस पूरे फ्रेंचाइज की। एंड आरओई का नंबर, ये तो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है इस कंपनी की, 12-13% 14% का आरओई होता था इस कंपनी का, इन्होंने गाइडेंस दिया कि अगले कुछ सालों में हम इसको 18-20% तक लेके जाएंगे, लेकिन इसी क्वार्टर में कंपनी का ये आरओई का नंबर जो है वो 18% भी क्रॉस कर चुका है, तो आरओई में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। देन कंपनी, ये हमने एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली 5 स्टार का अगर आप लाइबिलिटी बेस देखोगे, लाइबिलिटी सोर्स देखोगे, मतलब कहां से कंपनी पैसा उठाती है मार्केट से, तो टोटल इनके पास 45 लेंडर्स हैं, इसमें एनबीएफसीज भी आते हैं और बैंक्स भी आते हैं। कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में क्या बोला था कि हम आज के टाइम पे कोशिश है हमारी कि हमारा जो लेंडिंग बेस है उसको हम थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करें। क्यों करें?
आपको याद होगा अक्टूबर के मंथ में आरबीआई ने एक रेगुलेशन लाया था कि अगर कोई भी बैंक जो एनबीएफसी को लोन दे रहा है और वो एनबीएफसी आगे चल के अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, तो बैंकों को अपना रिस्क वेट कैपिटल जो है वो 25% से बढ़ाना पड़ेगा। उसमें हुआ क्या, हर अब आज के टाइम पे कोई भी बैंक अगर लोन दे रहा है किसी एनबीएफसी को तो उसकी कैपिटल की कॉस्ट बढ़ गई। यहाँ पे फाइव स्टार ने वैसे लास्ट कॉन कॉल में भी कहा था कि उन्हें अभी तक किसी भी लैंडर बैंक की तरफ से ऐसा नहीं बोला गया कि हम आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है अभी मार्केट में, डिपॉजिट्स अभी भी बैंकों के लिए एक्वायर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिपॉजिटर्स को ज्यादा फायदा कहाँ पे है, एफडी में पैसा डालने के लिए। प्लस साथ में आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी मार्केट काफी अच्छा कर रहा है, मार्केट में भी रिटर्न बन रहा है लोगों का। तो हर कोई डिपॉजिटर बोल रहा है कि मैं सेविंग अकाउंट में क्यों पैसा डालूं, मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं या फिर इक्विटी मार्केट में डाल देता हूं जहां पे मुझे 6 महीने साल भर में 12, 13, 15% मिल रहा है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में बैंकों के लिए पैसा ला पाना, एक्वायर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और जब तक ये सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा तब तक आप देखोगे कि कैपिटल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। प्लस आरबीआई ने जो ये रेगुलेशन लगा दिया, अब इसमें बैंकों के लिए भी चांसेस है कि वो आगे चल के कैपिटल कॉस्ट जो है वो बढ़ा सकता है या फिर थोड़ी सी लैंडिंग कम कर सकता है इन छोटे छोटे एनबीएफसी को। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप सपोज करो आज के टाइम पे एचडीएफसी बैंक के पास में बजाज फाइनेंस और फाइव स्टार, इन दो एनबीएफसी को देने के पास पैसा देने का ऑप्शन हो, तो एचडीएफसी बैंक या कोई भी बड़ा बैंक किसको पैसा देना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस को, बिकॉज उसको पता है कि वहां पे रिस्क कम है। उसको मैं कम रेट पे भी पैसा दे दूंगा तो भी मुझे शॉर्ट है कि वहां से पैसा रिकवर हो जाएगा मेरा। वीजा वीज फाइव स्टार का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो चांस है कि छोटा एनबीएफसी है, कुछ भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ तो मेरा एनपीए वगैरह बढ़ने का चांस है। तो वहां पे एक और पॉइंट क्या आ जाएगा कि प्रायोरिटी आगे चल के हो सकता है, अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहा तो बड़े बैंक्स जो हैं वो बड़े एनबीएफसीज को ज्यादा प्रेफर करें। इसीलिए फाइव स्टार ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा, लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने क्लियरली इस चीज को कहा कि हम अपना जो सोर्सिंग बेस है उसको डाइवर्सिफाई करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ बैंक्स ही नहीं, आज के टाइम पे भी फाइव स्टार बोल रहा है कि हमारा जो ज्यादातर लोन जो है मार्केट से जो हम पैसा उठाते हैं वो बैंक से ही उठाते हैं, तो अब हम इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक इन्होंने आईएफसी जो है उन्होंने भी एनसीडी इनका सब्सक्राइब किया 500 करोड़ का। ऐसे कंपनी धीरे धीरे कैपिटल मार्केट को भी और टैप कर रही है, डिबेंचर्स वगैरह लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अब इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन लेना पड़ रहा है इनको, मतलब बैंक से आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है। तो ये पेन तो है, पर ये पेन शॉर्ट टर्म है, बिकॉज कल को चल के अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फाइव स्टार के पास फिर भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यहां से भी पैसा उठा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है और अभी तक इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखो कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। 9.58% के आसपास ही इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। कुछ क्वार्टर्स पहले इस कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट जो है वो 11% होता था, 11% के आसपास होता था। तो वहां से तो क्लियर समझ में आता है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है कंपनी ने। ये स्ट्रेटेजी कंपनी आज के टाइम पे फॉलो कर रही है। देन प्रोविजनिंग अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो 54% के आसपास, 55% की प्रोविजनिंग है इनकी। 54% है टोटल प्रोविजनिंग, मतलब एनपीए के ऊपर, प्लस इनका रीस्ट्रक्चर्ड बुक जो है वो आज के टाइम पे 0.52% है और कंपनी ने उसके ऊपर भी 55% की प्रोविजनिंग करी हुई है। ये रीस्ट्रक्चर्ड बुक क्या है, कोविड के टाइम पे एक्चुअली आरबीआई ने ये गाइडलाइन दिया था बैंक्स को, एनबीएफसी को, कि सबकी इनकम इंपैक्ट हुई है, अपना ईएमआई देने में सबको प्रॉब्लम आ रहा है, सैलरी वालों को भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्लस इनके जो कस्टमर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा कोविड में, तो आपकी लोन की रीपेमेंट कहाँ से करेंगे? तो आरबीआई ने बोला था कि इनको आप एनपीए डिक्लेयर मत करो, इनके साथ में कुछ आप नेगोशिएशन वगैरह कर लो। जैसे किसी का 5 साल का लोन है तो आप उनको बोल दो कि 7 साल में दे दो, किसी को आप 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो तो उनको आप 15%, 16% चार्ज कर लो। तो इस तरीके का नेगोशिएशन वगैरह कर लो और उनको आप रीस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में डाल दो। ये जो रीस्ट्रक्चर्ड लोन है, ये आज के टाइम पे आप किसी भी लेंडर का देखोगे, बैंक हो, एनबीएफसी हो, बहुत कम पार्ट रह गया है। फाइव स्टार का भी सिर्फ 0.5% है, टोटल लोन बुक में सिर्फ 0.5% लोन है जो इनका रीस्ट्रक्चर्ड लोन है। लेकिन इस कंपनी ने उसके ऊपर भी 55% का प्रोविजनिंग किया हुआ है। तो कंपनी क्या बोल रहा है कि मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, कल को चल के अगर यहां से भी कोई एनपीए बनता है तो भी मुझे उसका भी कोई रिस्क नहीं चाहिए कि मेरे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट पड़े एकदम, तो मैंने पहले ही अपफ्रंट प्रोविजनिंग कर दिया। तो ये काफी अच्छी चीज है, ये बेसिकली कंपनी का कंजर्वेटिव नेचर शो कर रहा है। एंड एक अच्छा चीज है, आगे चल के अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा भी तो कंपनी उसको मैनेज कर सकती है।
देन कंपनी कह रही है कि लास्ट कुछ साल अगर आप देखोगे कोविड के बाद से, तो हमने देखा ही है, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, जबरदस्त ग्रोथ रही है। लोन बुक की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। और ये सब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी कह रही है ये सारी ग्रोथ जो है हमने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कहा है, रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का लोन दे रहे हैं, 5 रुपए वापस ही नहीं आ रहा, ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है और आप लोन पे लोन दे रहे हो, वैसा नहीं है। एसेट क्वालिटी मेंटेन है इस कंपनी की, स्टेबल एसेट क्वालिटी है। उसके साथ में कंपनी ने लोन बुक को ग्रो किया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। और कंपनी बोल रही है कि ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहेगा इस साल भी, तो अगेन एक पॉजिटिव गाइडेंस फॉर FY25। देन 5 स्टार कह रहा है कि हमने काफी नीश बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है। ऑब्वियसली काफी नीश है, कितने ही आपको ऐसी एनबीएफसी मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को 3 लाख से 5 लाख का लोन साइज दे रहा है, टिकट साइज का लोन दे रहा है। तो बहुत कम ऐसी एनबीएफसीज है, और ये कंपनी इस काम को 20 साल से भी ज्यादा के टाइम से करते हुए आ रही है, तो एक अच्छी एक्सपर्टीज है इन्हें उस एरिया में। तो 5 स्टार क्या कह रहा है कि ये जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, इनको इनके बिजनेस नीड के लिए, पर्सनल नीड के लिए, या फिर हाउसिंग नीड के लिए, यूजुअली अगर आप देखोगे तो उन एरियाज के जो लोकल फाइनेंशियर होते हैं, मतलब जो लोकल फाइनेंशियर होते हैं, जो हर एक छोटे छोटे सिटीज में, छोटे छोटे विलेजेस में होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन बोरोवर्स को काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, प्लस ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। अब इन बोरोवर्स के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज बैंक तो इनको लोन देते नहीं है, तो फोर्सफुली इनको भी वहीं से लोन लेना पड़ता है। तो 5 स्टार क्या कह रहा है कि हम इन इन बोरोवर्स की ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम उन्हें फॉर्मलाइजेशन में ला रहे हैं, इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन रहे हैं हम। एंड इससे एक और अच्छी चीज क्या हो रही है कि ये जितने भी बोरोवर्स हैं, इनमें बेसिकली एक क्रेडिट डिसिप्लिन भी आ रहा है, इनका एक लोन का ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है। तो कल को अगर इनका ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये अच्छा रहा, तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि जो बड़े बैंक्स हैं वो भी इनको लोन देना प्रेफर करेंगे, बिकॉज उनको भी दिखेगा कि इन कस्टमर्स ने 4 साल 5 साल लोन दिया है, टाइम पे रीपे किया है, जिस पर्पज के लिए लोन लिया उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस अच्छे से एक्सपैंड किया, तो इनका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, सिविल स्कोर बढ़ेगा, क्रेडिट डिसिप्लिन बढ़ेगा, और ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, सेक्टर के अंदर लोन का पेनिट्रेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ये जो इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, इनका मार्केट शेयर और खत्म होता जाएगा। सो ये काम आज के टाइम पे 5 स्टार कर रहा है। देन कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे अगर आप हमारा लोन बुक का साइज देखोगे तो 10,000 करोड़ के आसपास है ऑलमोस्ट, और हमारे टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 9,000। अब इसमें ऑब्वियसली ज्यादातर जो लोन बुक है हमारा वो साउथ से ही है, 90% से भी ज्यादा लोन हमारा साउथ के स्टेट से आता है। सो कंपनी कह रही है कि थोड़ा बहुत आगे चल के बिजनेस में स्केल अप मिलेगा हमें साउथ के रीजन में, लेकिन जैसे हमें कल को एमपी में ग्रो करना है, राजस्थान में करना है, महाराष्ट्र में करना है, छत्तीसगढ़ में करना है, तो ये सारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ग्रो करने के लिए हमें दोबारा से वही फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें 5,000 करोड़ का लोन बुक करना है तो एटलीस्ट हमें 4,000 5,000 के आसपास एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब ये जो बिजनेस मॉडल है ये एम्प्लॉय पे थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करता है, आरएम पे थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करता है। तो कंपनी कह रही है कि हाँ, ये आप बोल सकते हो, हमारा जो मॉडल है वो एम्प्लॉय पे, हमारे आरएम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे में हायरिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन है, हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं किसी भी एनबीएफसी से, बिकॉज हम कोई वेल्थ मैनेजमेंट तो चला नहीं रहे हैं कि आपको जो एम्प्लॉय है उसने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया होना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, या उसको पीएमएस का, आईएफ का, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम हर एक एनबीएफसी से एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। मेन जो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे कंपनी में, वो हर एक ब्रांच का जो हेड होता है, ब्रांच मैनेजर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो भी एम्प्लॉय हायर हुआ है आपको उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करवानी है, उसका पूरा ट्रेनिंग वगैरह मेक श्योर करना है, और वहां से आपको उसको उसको बिजनेस के लिए भी यूज करना है, मतलब नया लोन के लिए कस्टमर भी लेके आना है, और कलेक्शन के लिए भी यूज करना है, मतलब कि जो लोन की रीपेमेंट है वो भी टाइमली आनी चाहिए। सो कलेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट 20-25 साल में इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए हमने 35-40% की रेट से ग्रो किया है ईयर आफ्टर ईयर, अभी भी कर रहे हैं, और हम सुपर कॉन्फिडेंट है कि इस मॉडल को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे भी इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे। देन हमने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में भी ये डिस्कस किया था कि 5 स्टार का जो कैशलेस कलेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो पहले कंपनी का 38% जो रिकवरी होता था, मतलब जो लोन का ईएमआई होता था, वो इनका कैशलेस आता था। आज के टाइम पे ये नंबर इंप्रूव होकर के 53% हो गया है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें कोई इंटेंशनली हमने कुछ नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने फोर्सफुली कस्टमर को बोला हो कि आप हमको यूपीआई करो, नहीं।
ये एक्चुअली कंपनी बोल रही है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जितने भी टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6 सिटीज़ हैं, यहाँ पे यूपीआई का पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। हर एक घरों में इनफैक्ट जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल है, जो उनके मेन कस्टमर्स हैं, वो भी यूपीआई का यूजेस अब बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं। तो कस्टमर खुद से प्रेफ़र कर रहे हैं कि पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू इन सारे मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू वो अपना ईएमआई वगैरह पे कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कैशलेस कलेक्शन जो है, वो इम्प्रूव हो रहा है। हमने कुछ फ़ोर्सफुली ऐसा कस्टमर को कहा नहीं है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी कह रही है आज ये नंबर 53% है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 1 साल के अंदर FY 25 के एंड तक ऑलमोस्ट 65 से 70% जो पैसा हमारा आएगा कलेक्शन का, वो कैशलेस आ सकता है बिकॉज़ इस तरीके का यूजेस बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में यूपीआई वगैरह का। अब वैसे आप देखो तो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है बिकॉज़ ये जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं इनका वर्किंग कैपिटल भी इम्प्रूव होने का चांसेस है जितना ज़्यादा यूपीआई बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्लस इस पे एक और चीज़ है कि इनकी थोड़ी बहुत कॉस्ट भी कम हो सकती है बिकॉज़ पहले उस लोन को कलेक्ट करने के लिए आपके एम्प्लॉयी को जाना पड़ता था, पूरा फ़ॉलो-अप करना पड़ता था, कई बार 2-3 बार विज़िट करना पड़ता था। अब क्योंकि वो कस्टमर खुद ही अगर ऑनलाइन पे कर रहा है, तो ओवरऑल आपका भी कॉस्ट बच रहा है। वो चीज़ भी है, तो ये एक अच्छा साइन है इनके लिए। अ, देन कंपनी कह रहा है कि यहाँ से हमारा मार्जिन बढ़ने का चांस बहुत कम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम अलग-अलग सोर्सेज़ को टैप कर रहे हैं। जैसे हम कैपिटल मार्केट में जा रहे हैं, प्लस आईएफसी को अभी इन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो ऐसे अलग-अलग सोर्सेज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगेन हमारा कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा-सा बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में। इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्जिन यहाँ से हमारा इम्प्रूव होगा। देन कंपनी का अगर आप अगेन वही प्रोविज़निंग अगर आप देखोगे ओवरऑल पूरे लोन बुक पे तो 1.64% इन्होंने प्रोविजन किया है टोटल लोन बुक पे। कंपनी कह रही है ये इसी रेंज के आसपास रहेगा, 5-10 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है आने वाले कुछ टाइम तक। 1 से 2 साल के अंदर 5 स्टार चेक करेगा, मतलब इसको पूरा असेस करेगा कि इनके डीपीडीज के नंबर कितने किस तरीके से आ रहे हैं, मतलब क्या कि कितने कस्टमर्स है जो 1 ईएमआई 2 ईएमआई मिस कर रहे हैं। एंड अगर इनको ओवरऑल लगेगा कि वो नंबर अच्छा है और एसेट क्वालिटी स्टेबल है अब, तो कंपनी अपना प्रोविजनिंग का नंबर फिर 1-2 साल के बाद कम भी कर सकती है इस लेवल से। और अगर प्रोविजनिंग कम होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट कम होगा। क्रेडिट कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है। बट ये डिपेंड किस पे करेगा, एसेट क्वालिटी पे, तो वो हमको ट्रैक करते रहना है। इसके बाद कंपनी कह रही है कि हमारा लोन बुक अब 10,000 करोड़ का होने वाला है, तो 4 डिजिट से 5 डिजिट लोन बुक की तरफ हम आगे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम वापस से रेटिंग एजेंसीज को अप्रोच करेंगे कि वो हमारी रेटिंग वगैरह करे दोबारा। लास्ट जो हमारी रेटिंग हुई थी वो दिसंबर 2022 में हुई थी, तो 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगर हम रेटिंग दोबारा हमारी होती है तो हमारी रेटिंग इंप्रूव होगी। रेटिंग इंप्रूव होगी तो क्या होगा कि कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, बिकॉज ये जो बैंक्स वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली फोकस करते हैं कि एक एनबीएफसी को रेटिंग क्या मिली हुई है, और रेटिंग में जब भी इंप्रूवमेंट होती है किसी भी एनबीएफसी का, तो चांसेस बढ़ जाता है कि उस कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अगेन कंपनी ने ये गाइडेंस नहीं दिया है कि मार्जिन ये इंप्रूव होने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन कंपनी का वही कहना है कि थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है अगर इस करंट लेवल से देखें तो, बिकॉज कंपनी अलग अलग सोर्सेज को टैप कर रही है, तो चांसेस है कि वहां से मार्जिन बढ़ सकता है। इसके बाद में कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारे एम्प्लॉयज पर एयूएम, तो ये बेसिकली आपको क्या शो करता है कि एक एनबीएफसी का प्रोडक्टिविटी कितना है, पर एम्प्लॉय कितना एयूएम वो मैनेज कर रहा है। इनका गाइडेंस था पहले कि ये नंबर 1.25 करोड़ तक रहेगा, मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो ऑन एन एवरेज 1.25 करोड़ के आसपास लोन बुक टोटल मैनेज करेगा। आज के टाइम पे ये नंबर 1 करोड़ के आसपास है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने हायरिंग बहुत करी है, पिछले 1-2 साल के अंदर इतनी ज्यादा हायरिंग करी है कि वो प्रोडक्टिविटी का नंबर थोड़ा सा कम हो गया है। 5 स्टार कह रहा है कि जैसे जैसे ये एम्प्लॉयज थोड़े से और मैच्योर होते जाएंगे, मतलब इनका थोड़ा सा टाइम ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रोडक्टिविटी वाला नंबर भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। देन ओपेक्स टू एयूएम अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो हमने डिस्कस किया इंप्रूव हुआ है, 6.2% से 5.6% का ओपेक्स टू एयूएम नंबर है 5 स्टार का, और ये बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। कंपनी बोल रही है कि यहां से एक्सपेक्टेड है कि 60 बेसिस पॉइंट ये नंबर और इंप्रूव हो सकता है अगले 3 साल के अंदर। तो इंप्रूवमेंट तो होगा, लेकिन उस इंप्रूवमेंट में एटलीस्ट अगले 2-3 साल लगेंगे, ऐसा गाइडेंस दिया है कंपनी ने। अब आप बोल सकते हो कि बहुत स्लो इंप्रूवमेंट है, मतलब अभी 5.6% है और 1 साल में आपने ऑलरेडी 60 बेसिस पॉइंट इंप्रूव कर दिया है, लेकिन अगला आप 60 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दे रहे हो 3 साल के लिए। तो कंपनी का आपको ये समझना होगा कि मॉडल किस तरीके का है। इनका मॉडल यही है
जहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है। ये पूना वाला टाइप मॉडल नहीं है कि आप डिजिटली लोन डिस्बर्स कर रहे हो, पूरा लोन का कलेक्शन ही डिजिटल आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो सुपर प्राइम कस्टमर से डील कर रहा है। 5 स्टार टिकट साइज़ 3 से 5 लाख है, तो इनको वॉल्यूम गेम ज़्यादा प्ले करना पड़ता है। सो वहाँ पे आपको एम्प्लॉइज़ की एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉइज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए, कस्टमर्स की ट्रैकिंग ज़्यादा चाहिए और इन सारी चीज़ों में कॉस्ट लगती है। पूना वाला आप देखो 100 ब्रांचेस पे डील करता है, 5 स्टार के ऑलमोस्ट 500 ब्रांचेस है, 500 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है और इसको और बढ़ाता जा रहा है वो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी गाइडेंस भी तो दे रहा है कि अगले 3 साल के अंदर हम 30% से ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर ग्रो करोगे तो कॉस्ट तो लगेगा। बट अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी ये नहीं बोल रही कि ग्रो करने में कॉस्ट बढ़ेगा। कंपनी बोल रही है ओपेक्स टू एयूएम यही रहेगा। अगले 2-3 साल में हाँ, इंप्रूवमेंट स्लो हो सकती है लेकिन इंप्रूवमेंट होगी। तो कॉस्ट कम होगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। देन अगेन इन्होंने अगले 3 साल का वही गाइडेंस दिया है कि अगले 3 साल में कंपनी का टारगेट है कि 30% से ज्यादा की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। इस साल अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पहले टारगेट दिया था 30% का, उसको बढ़ा करके किया 35% और एक्चुअल ऑलमोस्ट 39-40% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करी है। और ये बहुत अच्छा सिनेरियो होता है किसी भी बिजनेस के लिए जब मैनेजमेंट अपनी ही गाइडेंस को बीट करता है बार बार। ये क्या शो करता है कि बिजनेस ओवरऑल एक बहुत अच्छे फेस में चल रहा है, डिमांड काफी अच्छी है, एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है और ग्रोथ को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है वो ओवरऑल मैनेजमेंट। अगले 3 साल का भी गाइडेंस यही है कि 30% से ज्यादा के रेट से हमको ग्रो करना है। दूसरा क्या है, कंपनी बोल रहा है आज के टाइम पे 520 ब्रांचेस हैं और क्योंकि हम हर साल टारगेट कर रहे हैं 80 टू 100 ब्रांचेस नए ऐड करने का, तो ओवरऑल हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेस भी जो है वो 1000 के आसपास होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी बोल रही है कि साउथ में हमारा 94% के आसपास लोन बुक है और ये चीज लास्ट कॉन कॉल में भी गई थी, कंपनी उसको दोबारा से बोल रहा है कि अगले 3 साल में भी 85 से 90% जो ग्रोथ है हमारे लोन बुक की वो सदर्न स्टेट से ही आएगी। जो बाकी का स्टेट है जैसे एमपी में प्रेजेंस है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे इनका फोकस है, तो वहां पे बाकी का ग्रोथ आएगा 10-15%, लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो है वो सदर्न स्टेट से ही आएगा। टारगेट कस्टमर यही रहेंगे इनके जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स है, वही इनके टारगेट कस्टमर रहेंगे। टिकट साइज यही 3 से 5 लाख का रहेगा। कंपनी बोल रही है हम कोई माइक्रो फाइनेंस के अंदर नहीं है जहां पे हम 30,000 40-50,000 का लोन देते हैं, ना ही हम अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के अंदर है जहां पे हम 10-15-20 लाख का लोन देते हैं। यही सेगमेंट है 3 से 5 लाख का, यही रहेगा अगले 3 साल के अंदर भी। हाँ, एवरेज टिकट साइज बढ़ सकता है, जैसे आज के टाइम पे 3.5 लाख है, अब क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत 4 लाख तक जाएगा, ये 4.5 लाख तक जाएगा, लेकिन एवरेज ओवरऑल रेंज अगर आप देखो तो 3 से 5 लाख का ही रहेगा। और ये सारी ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, ये सब कंपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करेगा, प्लस प्रॉफिट ग्रोथ की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हुए करेगा। एसेट क्वालिटी तो हमको समझ आता है कि कंपनी एनपीए को कंट्रोल करेगा, एनपीए ज्यादा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो चीज बिल्कुल अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ की क्वालिटी क्या होती है, प्रॉफिट ग्रोथ की क्वालिटी का मतलब है आरओई का नंबर। अगर बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 40% का ग्रोथ रिपोर्ट कर दिया लेकिन आरओई पड़ा हुआ है 8-9-10% पे, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की डिपेंडेंसी ज्यादा है मार्केट के ऊपर, कंपनी एफिशिएंट नहीं है, अपने ही कैपिटल के ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही है। सो आरओई का नंबर अगर आपका 18% 20% होता है तो उसका मतलब है कि वो बिजनेस एफिशिएंट है। तो 5 स्टार वही बोल रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए और इंप्रूव करते हुए हम ये ओवरऑल ग्रोथ आगे करेंगे। तो गाइडेंस समझ में आता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा है और अगले 2-3 साल का एग्जीक्यूशन भी, टारगेट भी काफी अच्छा है कंपनी का। देन 5 स्टार का टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव करने के ऊपर फोकस है, तो आज के टाइम पे इनका टर्न अराउंड टाइम 10 डेज के आसपास है। कंपनी बोल रहा है कि इसको 15 से 20% मतलब 8 से 9 दिन के ऊपर हम लाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार जैसे लोन देता है तो किसके अगेंस्ट में देता है, या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देता है। अब वो जो प्रॉपर्टी है उसका 5 स्टार अच्छे से पूरा क्रॉस चेक कराता है, एक कंसल्टेंट को हायर करता है, पूरा देखता है कि उसका कितना वैल्यू बनता है, जितना लंबा लोन टेन्योर चलेगा उस रेंज में हमें कितना इसका वैल्यू मिलेगा। सो वो सारी चीजें असेस करने में टाइम लगता है। तो 5 स्टार बोल रहा है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में अगर आप अपने ये क्रॉस चेक, ये जो मेन कंप्लायंस है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो प्रॉब्लम आएगा आपके एसेट क्वालिटी के अंदर। सो वही चीज कंपनी कह रही है कि टर्न अराउंड टाइम हमारा यहाँ से 8 से 9 दिन तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ चीजें हैं जिसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये इंप्रूवमेंट कहां से होगा, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी जैसे हमने डिस्कस किया, सेल्स फोर्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्लस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, तो वहां से ये इंप्रूवमेंट आने का चांसेस है।
देन कंपनी कह रही है जो मार्केट साइज है, अगर आप 5 स्टार का इन्वेस्टर पीपीटी देखोगे तो कंपनी उसमें क्लियरली मेंशन करती है कि ये जो टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो 22 लाख करोड़ की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये 22 लाख करोड़ किसका है? क्या पूरा एमएसएमई का साइज है 22 लाख करोड़? कंपनी बोल रही है नहीं, ये जो 22 लाख करोड़ की मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है ये 5 स्टार के खुद के बिजनेस मॉडल के लिए है। मतलब उन कस्टमर्स के लिए जिनको 5 स्टार टारगेट करता है, 3 से 5 लाख के कस्टमर जिनका छोटा छोटा शॉप है, सेल्फ इंडिविजुअल्स हैं, वो टाइप ऑफ कस्टमर, लोअर इनकम ग्रुप से जो कस्टमर आते हैं, और जिनके पास कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है कोलैटरल देने के लिए। तो उन उन इन पूरे बिजनेस मॉडल को अगर कंसीडर किया जाए तो इस 5 स्टार के पास में 22 लाख करोड़ का मार्केट साइज पड़ा हुआ है। पूरा मार्केट साइज पड़ा है कैप्चर करने के लिए। आज के टाइम पे तो सिर्फ 10,000 करोड़ का भी लोन बुक नहीं है इस कंपनी का। तो वहीं से हमको समझ आता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास में। सो कंपनी बोल रहा है कि अगर 5 स्टार को पैन इंडिया प्लेयर बनना है तो उसके पास में 22 लाख करोड़ का मार्केट साइज आज भी अवेलेबल है कैप्चर करने के लिए, जिसमें अभी तक बहुत ही कम इन्होंने कैप्चर किया है करंटली। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 स्टार बोल रहा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो रेट सेंसिटिव नहीं है। रेट सेंसिटिव मतलब क्या कि ये नहीं कि एक एक एनबीएफसी है जो उनको 20% लोन चार्ज कर रही है, दूसरी एनबीएफसी जो है वो उनको 18% दे रही है, तो वो दूसरी वाले के पास चले जाएंगे। रेट सेंसिटिव नहीं है। क्यों? बिकॉज इनका टिकट साइज कितना है, 3 लाख से 5 लाख, और लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सेगमेंट से आते हैं ये। कोई पक्का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता इनके पास में, कोई लोन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इनके पास में, कोई सिबिल स्कोर नहीं है, कुछ इस तरीके का एक एक ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इनको तो लोन मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है। बैंक तो बिल्कुल लोन देते ही नहीं है। प्लस एनबीएफसीज में भी बहुत कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जो इनको लोन दे पाते हैं। तो इनके लिए प्रायोरिटी ये नहीं होता कि रेट मुझे जहां पे सस्ता मिलेगा मैं वहां पे लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास में एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, पूना वाला है, एसबीआई है, ये 3-4 लेंडर्स हैं जो आपको लोन ऑफर कर रहे हैं। तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा? आपका प्रायोरिटी ये होगा कि जो मुझे सस्ते रेट पे देगा मैं उससे लोन लूंगा। लेकिन इस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को तो लोन देते ही नहीं है। बहुत कम ऐसे एनबीएफसी जो लोन देते हैं। तो इनका इनका प्रायोरिटी क्या होता है कि मुझे लोन का अमाउंट कितना मिल रहा है, कितने टाइम के लिए मिल रहा है, और उस वो जो अमाउंट मुझे मिल रहा है क्या मैं उसको उससे अपनी पूरी नीड कैप्चर कर सकता हूँ। मतलब मुझे शॉप ओपन करने के लिए या फिर नया इन्वेंट्री वहां पे डालना है, उसके लिए मुझे ये लोन पूरा सफिशिएंट पड़ेगा। सो ये इनकी प्रायोरिटी होता है। और 5 स्टार कह रहा है कि इसीलिए हमें ये इंटरेस्ट रेट वगैरह का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है हमारे कस्टमर्स पे। मेन एफिशिएंसी पड़ता है कि हम किस लेवल तक रिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे नए कस्टमर को, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। देन कंपनी का कहना है कि अगले 3 साल में आप देखोगे कि हमारा जो लेवरेज है वो अभी 2.2% है, और ये बढ़ेगा ऑलमोस्ट 3.5% तक जाएगा। और क्योंकि हमारा लेवरेज बढ़ेगा तो आरओए का नंबर कम आएगा। आज आरओए 8.5% है लगभग। आरओए का नंबर हमारा 6.5 से 7% के बीच में आएगा। अब आरओए रहेगा 6.5 से 7%, लेवरेज रहेगा 3.5%, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आरओई कितना हो गया? 20% से भी ज्यादा। आज के टाइम पे 18% के आसपास का आरओई है इस कंपनी का। और ये कंपनी कह रही है कि अगले 3 साल में 20% से ज्यादा का आरओई हम अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं। अब पॉइंट होता है कि क्या ये कर सकते हैं? एटलीस्ट अगर हम पिछले कुछ टाइम का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल लगता है ये कंपनी कर सकती है, बिकॉज कंसिस्टेंटली 40% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। आरओई का नंबर गाइडेंस दिया था, अगेन वही 12-13 से 18 तक लेके जाएंगे कुछ सालों में, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक 1-1.5 साल के अंदर ही कंपनी ने इसको कर दिया है, 18% तक ले गए। तो एक कॉन्फिडेंस आता है एज ए इन्वेस्टर कि कंपनी इस गाइडेंस को भी अगले 3 साल के अंदर बहुत इजीली अचीव कर सकती है। 18% का आरओई, 20% का आरओई क्रॉस कर सकता है। एंड 20% का आरओई मतलब बहुत कम ऐसे आपको बिजनेसेस मिलेंगे इंडिया में जो 15% का आरओई भी सस्टेन कर पाए या अचीव कर पाए। तो 20% का आरओई एक लेंडर के लिए बहुत अच्छा नंबर है, बहुत एफिशिएंट नंबर है। सो वो हमें ट्रैक करते रहना है कि कंपनी का उसमें प्रोग्रेस कैसा रहता है। इसके बाद में कंपनी का कहना है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो हमेशा से 75 से 100 बेसिस पॉइंट का रहा है। लेकिन कंपनी 70 से 80 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट करती है आगे चल करके। मतलब क्रेडिट कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। मोस्टली तो सिक्योर्ड, 100% सिक्योर लोन है इस कंपनी का। तो क्रेडिट कॉस्ट भी ओवरऑल स्टेबल रहेगा। इसके बाद कंपनी अपने प्रेजेंस के ऊपर कह रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कंपनी कह रही है कि हमें 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सदर्न रीजन में, मतलब साउथ के स्टेट्स में, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, किस तरीके का क्राइसिस जो है वो हमारे कस्टमर्स को कैसा अफेक्ट करता है।
हमें कैसा ट्रीट करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारे एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। सो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम अगले 3 साल में भी बार-बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगले 3 साल की जो ग्रोथ है, वो 85 से 90% सदर्न स्टेट्स के अंदर ही आएगी, क्योंकि जो भी 4-5 स्टेट्स के अंदर हमारी प्रेजेंस है साउथ में, उनमें अभी भी हमने 25% मार्केट भी कवर नहीं किया है। मतलब किसी भी एक स्टेट के अंदर 25% मार्केट को भी कवर नहीं किया है। तो उन्हीं स्टेट्स के अंदर अभी बहुत ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है, प्लस हमें अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा कि हम साउथ की मार्केट को छोड़ के एकदम से नॉर्थ के मार्केट में चले जाएँ, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, वहाँ के कस्टमर्स का, वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो बिल्कुल ये सेंसिबल चीज़ है कि हम साउथ पे ही फोकस करें अगले कुछ सालों तक, और वहीं से हमारी 85-90% ग्रोथ आएगी। अ, देन ग्रेजुअली नॉर्थ में हमारा एमपी में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन बढ़ा है, तो उसके साथ में हम राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, इन सारे स्टेट्स के अंदर भी एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो ग्रोथ है वो सदर्न स्टेट से ही आएगी। तो ये ओवरऑल कॉनकॉल एनालिसिस था इस कंपनी का। ग्रोथ काफी अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है इस कंपनी का, आगे का गाइडेंस काफी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी को लेकर के, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के, आरओई के नंबर को लेकर के। और कंपनी क्लियरली बोल रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमें रीजनल प्लेयर बोल रहे हो, आप बोल सकते हो, और हमारा कोई टारगेट नहीं है कि आज ही हमें पैन इंडिया प्लेयर बनना है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल चीज है। आज लोन बुक ही क्या है इनका, 10,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। तो ये बहुत लॉजिकल चीज है कि कंपनी जहां पे इनकी इतनी अच्छी प्रेजेंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वहां पे कस्टमर्स के साथ में, तो पहले वहीं के मार्केट को अच्छे से कवर करे, देन उसके बाद ये नॉर्दर्न रीजन में एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है। तो ओवरऑल डायरेक्शन भी बिजनेस का अच्छा है, आगे 2-3 साल का गाइडेंस भी अच्छा है। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 4.5 के प्राइस टू बुक पे है ये, और आरओई इंप्रूवमेंट सबसे बड़ा ट्रेंड है इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए भी। सो ओवरऑल काफी अच्छे फेस में बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है। बाकी आगे ट्रैक करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे नंबर्स रहते हैं इस कंपनी के। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।